हेलो गाइस, मैं नेहा पटेल आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री। तो चैप्टर नंबर 1 जो आपका हिस्ट्री है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो आपका यूरोप था, यूरोप ही नहीं, आप समझ जाइए कि पूरा जो विश्व था या पूरा जो कंट्री है हमारा, जो हमारा देश है, उसमें एक टाइम ऐसा था कि किंग रूल करते थे, राजा राजा रूल करते थे, राजा का शासन होता था। तो राजा के शासन के बाद राष्ट्रवाद कैसे आया यूरोप में, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको बुक चैप्टर का जो आपका स्टार्टिंग है, जो चैप्टर का स्टार्टिंग है उसमें आपको सबसे पहले एक फ़ोटो दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, इसे देखते हैं। इस चित्र को देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि स्टैचू। ये स्टैचू बड़ा ही फेमस स्टैचू है, देख के ही पता चल रहा है कि किस चीज़ का स्टैचू है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं स्वतंत्रता की प्रतिमा, जो आपकी बुक में है, स्वतंत्रता की प्रतिमा। और इसे हम क्या जानते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जिसे सब जानते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके सामने से कुछ लोग गुजर रहे हैं और बहुत सारे लोग देखिए कतार में खड़े हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक बहुत सारे लोग क्या हैं, कतार में खड़े हैं। ये देखिए एकदम लंबा लाइन है, एक बहुत लंबा लाइन है, यहाँ से यहाँ तक देखिए बहुत लंबा लाइन है। और इस लाइन को क्रॉस करते हुए भी देखिए, क्रॉस करके भी बहुत से लोग जा चुके हैं। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये फिगर आपको क्यों दिया गया है, ये चित्र क्यों दिया गया है। तो फ्रांस के एक बहुत ही फेमस चित्रकार थे जिनका नाम था सोर्सियो। एक सेकंड देखिए, आपके बुक में दिया हुआ है, फ्रेडरिक सोर्सियो इनका नाम था, जिन्होंने ये चित्र बनाया था 1848 में। 1848 में इन्होंने ये चित्र बनाया था। एक्चुअली इन्होंने एक चित्र नहीं बनाया, इन्होंने ऐसा 4 फोटो बनाया था। इन्होंने 4 फोटो बनाया था, 4 चित्र बनाया था, जिसमें से आपको जो उनका पहला चित्र था, पहला फोटो था, वो आपके बुक में दिया है। और इस फोटो का मतलब क्या है? इस फोटो का मतलब है, ये फ़ोटो उनके ड्रीम पे है, ये फ़ोटो उनके सपने पर है कि वो कैसा यूरोप को देखना चाहते थे, वो यूरोप में क्या चाहते थे, वो जो चाहते थे उस चीज़ को उन्होंने इस फ़ोटो में दिखा दिया है। तो उन्होंने क्या दिखाया है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो आपकी स्वतंत्रता की प्रतिमा है, जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है, ये देखिए उसके पास से क्या है, बहुत से लोग गुजर रहे हैं। और ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं आपकी यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप में जो भी लोग हैं, सब इस स्टैचू के सामने से गुजर रहे हैं और इसकी वंदना कर रहे हैं। वंदना मतलब इसको नमन कर रहे हैं, इसको प्रणाम कर रहे हैं, इसके 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 सामने सर मस्तक हो रहे हैं, अपने सर को झुका रहे हैं। इस फोटो में एक चीज़ और है, इस फोटो में है, इसने इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, ये स्वतंत्रता की प्रतिमा के हाथ में एक आपको दिखेगा, एक क्या दिख रहा है, एक मसाल दिख रहा है। ये मसाल क्या है? ये मसाल दिखाता है कि ज्ञान। ये मसाल क्या है? ये मसाल दिखाता है ज्ञान। और इस फोटो में देखिए, इस फोटो इस हाथ में, इस फोटो के इस हाथ में, नीचे वाले हाथ में एक आपको पेपर दिख रहा है, एक डायरी दिख रही है, एक कागज़ का टुकड़ा दिख रहा है जिसको उन्होंने लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दिखा रही हैं कि ये रूल है कि ये किस तरह का यूरोप चाहती हैं। यूरोप में क्या होना चाहिए? जैसे इक्वालिटी होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए, किसी भी किंग का शासन नहीं होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। ये इस बुक में है। और ये जो स्टैचू है, ये जो प्रतिमा है, वो एक फीमेल का है। ये फीमेल का ही इस प्रतिमा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या पढ़ा था, हमने क्लास 9th में पढ़ा था फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस का क्रांति। क्या पढ़ा था हमने? फ्रांस का क्रांति पढ़ा था। उस फ्रांस के क्रांति में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि स्वतंत्रता को महिला के रूप में शो करते थे, स्वतंत्रता को एक फीमेल के रूप में शो करते थे। किसके रूप में शो करते थे? एक फीमेल के रूप में शो करते थे। इसीलिए इस स्टैचू, जो ये स्टैचू है, वो एक फीमेल है, जो ये दिखाती है कि ये फ्रीडम। और यहाँ पे एक मसाल है जो ये दिखाता है कि ज्ञान, कि हम ऐसी वैसी कोई भी बात में नहीं आएंगे, हम ज्ञानी बनेंगे, हम अपने लिए खुद फैसला लेंगे। और इस हाथ में आपको, नीचे वाले हाथ में क्या दिखाता है? नीचे वाले हाथ में दिखाता है एक पेपर। इस पेपर में ये क्या शो कर रहे हैं? इस पेपर में ये दिखा रही हैं ज्ञान,
सॉरी ज्ञान नहीं दिखा रही है, इस पेपर में दिखा रही है इक्वालिटी, जो भी फंडामेंटल रूल्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, सब इस पेपर में दिखा रहे हैं। और ये जो सारे जो लोग हैं ये यूरोप के लोग हैं जो इस स्टैचू के आगे सरमस्तक होके गुजर रहे हैं। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं कि हमारे चैप्टर में है क्या। मोटा मोटा तो हमने समझ लिया, थोड़ा सा रीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फ्रेडरिक सॉर्सियो जो फ्रांस के एक कलाकार हैं, उन्होंने इसको कब बनाया है, उन्होंने इस चित्र को बनाया है, देख थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। उन्होंने इसको बनाया है, कब बनाया है, 1848 में फ्रेडरिक सॉर्सियो ने बनाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। मतलब 1848 में एक चित्र बनाया गया था फ्रेडरिक द्वारा, जो चार सीरीज में थे, 4 श्रृंखला में थे। उसमें से जो पहला चित्र है वो आपकी बुक में दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा है। जिस तरह का वो ड्रीम देखते थे, जिस तरह के वो सपने देखते थे कि यूरोप कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, उसी तरह का संसार इन्होंने इस फोटो में दिखलाया है। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलाकर उन्होंने इस फोटो को बनाया। मतलब उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया है, एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे जनतांत्रिक मतलब जनता का रूल हो, और समाज कैसा हो, जो आपका सोसाइटी है वो कैसा हो, वो गणतंत्र हो, जहाँ पे गणतंत्र हो, सबके पास अधिकार हो, सबके पास अपना एक फंडामेंटल रूल हो, उससे मिलकर बना हुआ एक समाज हो। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। जो ये पहला चित्र है इसमें कौन कौन से लोग हैं, इस चित्र में आपके अमेरिका और कहाँ के लोग हैं, अमेरिका और यूरोप के लोग हैं। और इसमें इस लाइन में देखिए सभी तरह के लोग हैं, महिला पुरुष बच्चे, जितने भी तरह के लोग हैं, महिला पुरुष में बच्चे हों बुजुर्ग हों, सब लोग क्या हैं, इस लंबी कतार में खड़े हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा, जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है वो मैंने आपको दिखा दिया है फिगर में, ये आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। इसमें इसके सामने लोग वंदना करते हुए गुजर रहे हैं, वंदना करते हुए इसके आगे से निकल रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि फ्रांस क्रांति के दौरान कलाकार जो है स्वतंत्रता को महिला के का रूप प्रदान किया करते थे। ये भी बात मैंने आपको बता दिया है। क्या था कि फ्रांस रेवोल्यूशन जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उसमें जो वहाँ के जो कलाकार थे वो जब भी उनको स्वतंत्रता दिखानी होती थी तो वो उसको महिला का रूप देते थे, महिला का सिंबल देते थे। और ये जो प्रतिमा है, जो स्वतंत्रता की प्रतिमा का जो स्टैचू है, प्रतिमा है, उसके एक हाथ में मशाल है। क्या है, एक हाथ में मशाल है, जो किस चीज़ को शो कर रहा है, जो क्या दिखा रहा है, वो ज्ञान दिखा रहा है, वो ज्ञान दिखा रहा है। और एक हाथ में, उसके दूसरे हाथ में क्या है, अधिकारों का दस्ता, अधिकारों का घोषणा पत्र है। अधिकारों का घोषणा पत्र मतलब क्या, इसका मतलब क्या आप समझेंगे, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं, जो लोगों को रूल चाहिए, क्या क्या रूल चाहिए, एक इंसान को उस समय क्या रूल चाहिए था, इक्वालिटी चाहिए था, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं था, तो इक्वालिटी चाहिए था, समान अधिकार सबको चाहिए था। राजा का जो निरंकुश शासक था कि राजा किसी को भी कोई भी अधिकार दे सकता था, या राजा किसी को भी उस अधिकार से हटा सकता था, या बिना किसी जुर्म की उसको सज़ा दे सकता था। ये सारी चीज़ों से वो क्या चाहते थे, इस सारी चीज़ों से वो क्या चाहते थे, इस सारी चीज़ों से वो हटना चाहते थे। यही चीज़ इस अधिकारों का जो घोषणा पत्र था उसमें था। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या है, आगे है प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे शायद मैंने आपको बताया नहीं पहले। हाँ, ये देखिए, ये प्रतिमा है, प्रतिमा के नीचे क्या है, जो पुराने हैं, जो उनको तो भाई वहाँ के लोगों को तो क्या चाहिए था, जो सोरियो थे उनके अकॉर्डिंग फिगर में क्या चाहिए था, फोटो में क्या चाहिए था, उनको एक गणतंत्र राज्य चाहिए था। और इसमें देखिए जो अवशेष हैं, जो पुराने सामान है, उसमें क्या है, इसमें देखिए क्राउन है।
ये देखिए क्राउन है, ये क्राउन कौन पहनता था, ये राजा पहनता था। और इस फोटो में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें भाई पुराने रूल्स से मुक्ति चाहिए, हमारे पुराने अधिकार से, जो राजा का जो टाइम था उससे हमें मुक्ति चाहिए, इसीलिए वो एक प्रतिमा के आगे से गुजर रहे हैं। तो ये जो क्राउन है, ये जो ताज है, ये जो ताज है जो राजा लोग पहनते थे, सर पे अपना धारण करके रखते थे, इनसे उनको मुक्ति चाहिए थी। ये सारी चीज़ें फेंकी हुई है। और देखिए क्या है, ये देखिए कुछ पेपर्स हैं, ये देखिए कितने सारे पेपर्स बिखरे हुए हैं। ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि जो राजा के जो रूल्स थे, जो राजा का जो नियम था, इन सब से उनको क्या चाहिए था, अब उनको इन सब से छुट्टी चाहिए था भाई, इन सब से अब उनको हटना था। ये सारी जो उनकी राजा वाले टाइम की जो भी चीज़ें थी, जो भी अवशेष थी, जो भी, उसको उन्होंने कचड़े के रूप में दिखाया है। क्या दिखाया, कचड़े के रूप में भाई, कूड़े के रूप में, कि अब उनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसको इन्होंने ज़मीन पे फेंक दिया। और उनको क्या चाहिए, अब अपना भाई फ्लैग चाहिए, उनको अपना गणतंत्र राज्य चाहिए, उनको स्वतंत्रता चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने फिगर में दिखलाई है। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे है, प्रतिमा के सामने ज़मीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। यहाँ पे निरंकुश का मतलब एक बार थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, आई नो आप लोग को पता होगा पर मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। निरंकुश निरंकुश शासन का मतलब मैं बताऊंगी, निरंकुश का नहीं, निरंकुश शासन का मतलब मैं बताऊंगी। इस निरंकुश शासन में क्या होता था, राजा होता था, रूल कौन करता था, राजा करती थी, जनता नहीं करती थी। आज के समय में, या जब जब फ्रांस, यूरोप गणतंत्र हुआ, जब जब गणतंत्र हुआ, तो यहाँ पे कौन रूल करता था, इनडायरेक्टली जनता ही रूल कर रही है ना। अभी देखिए हम अपने मर्जी से सरकार बनाते हैं, उसी तरह से गणतंत्र होने के बाद लोगों के पास अपने रूल्स थे, अपने अधिकार थे, अपने फंडामेंटल्स रूल थे। तो यहाँ पे क्या है कि जब निरंकुश शासन होता है, जब राजा का अधिकार होता है, तो जनता कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। राजा जो बोलेगा देश में, राजा जो चाहेगा देश में, वही होगा। तो इसी को निरंकुश बताया गया है। और उस समय निरंकुश जो भी चीज़ें थी, जैसे क्राउन्स थे, ताज थे, वहाँ के दस्तावेज थे, सबको उन्होंने क्या कर दिया था, फेंक दिया था। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं, और ये जो फिगर था, उनकी वो कल्पना थी क्या, जो फोटो जो हम देख रहे हैं ना इसमें, वो क्या थी एक्चुअली, जो सौर्यो थे हमारे, उनकी कल्पना थी, वो ऐसा चाहते थे, उस चीज़ को उन्होंने एक फ़ोटो के रूप में दर्शाया। यहाँ पे क्या है, जितने भी देश के लोग हैं वो अपने क्या है, राष्ट्रीय पोशाक पहने हुए हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे कुछ लोग जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। जुलूस का नेतृत्व करना मतलब उसको लीड कर रहे हैं। उसको लीड कर कौन रहा है, उसको लीड कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ये सारे जो देश हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो बाकी लोग जो लाइन में लगे हुए, कतार में लगे हुए, उसको लीड कर रहे हैं कि भाई तुम भी गणतंत्र की तरफ चलो, तुम भी स्वतंत्रता की तरफ चलो, तुम भी एक ऐसे समाज की तरफ चलो जहाँ पे एक राजा ना रूल करके वहाँ की जनता रूल करे। और इस प्रतिमा के आगे सरमस्तक हो, इस प्रतिमा के आगे सर झुकाओ। और यहाँ पे इन सब स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बाद उसके पीछे कतार में जर्मन लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं। एक चीज़ है यहाँ पे कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, 1848 का जो पेंटिंग हम देख रहे हैं ना, जो सोरियो ने बनाया है, इस समय जर्मनी जैसा कुछ नहीं था, जर्मनी देश जैसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, जर्मनी भाषा बोलते थे। क्या करते थे, जर्मनी भाषा बोलते थे। वो लोग चाहते थे, ऐसा चाहते थे कि जर्मन नाम का भी जगह हो, जर्मन का भी एक अपना राज्य हो, वो भी गणतंत्र हो, उनको भी एक राष्ट्र का नाम मिले। तो इस चीज़ को भी सोरियो ने क्या कर दिया, इस चीज़ को भी हमारे जो सोरियो हैं, हमारे जो चित्रकार हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इस फोटो में दिखा दिया। सबकी इच्छाओं का उन्होंने वैल्यू किया, सबकी इच्छाओं को महत्व दिया उन्होंने। इस पेंटिंग में उन लोगों को भी दिखा दिया, उन लोगों को काला, लाल और सुनहरा झंडा थमाए हुए, सबको अपने अपने तरह के झंडा थमाए हुए दिखा दिया। चलिए रीड करते हैं आगे। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोरियो ने यह छवि निर्मित की थी, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं था। मतलब कि कोई भी संयुक्त राष्ट्र नहीं था जर्मनी जैसा। लेकिन सोरियो ने फिर भी क्या किया था, अपने फोटो में, अपने चित्र में उस जगह को, उन लोगों को दिखलाया था।
दिखलाया था। वह 1848 के उदारवादी उम्मीदवारों की अभिव्यक्ति हैं, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्रीय राज्य का गठन करना चाहती थी। मतलब वो लोग ऐसा चाहते थे, जो जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग थे वो ऐसा चाहते थे कि उनके पास भी क्या हो, अपना एक गणतंत्र राज्य हो, अपना एक राज्य हो जिसमें वो लोग रहें। चलिए आगे पढ़ते हैं। जर्मन के लोगों के बाद ऑस्ट्रिया 2 सिसिलियों की राजशाही लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी जैसे रूस के लोग हैं। मतलब हमने पहले क्या जाना, हमने पहले जाना कि अमेरिका का है, हाँ अमेरिका के लोग हैं। फिर हमने जाना क्या है, स्विट्जरलैंड के लोग हैं। उसके बाद उस कतार में कौन थे, उस कतार में आपके जर्मन के लोग दिखलाए गए, ऑस्ट्रिया के लोग दिखलाए गए, राजशाही कुछ लोग दिखलाए गए, लोम्बार्डी के लोग दिखाए गए, पोलैंड के लोग दिखलाए गए, इंग्लैंड के लोग दिखलाए गए, आयरलैंड के लोग दिखलाए गए, हंगरी के लोग दिखलाए गए, रूस के लोग दिखलाए गए। जितने भी यूरोप में जितने भी देश थे, जितने भी राष्ट्र थे, सभी लोग उस कतार में दिखाए। और सब क्या कर रहे हैं, सब उस कतार से उस स्वतंत्रता की प्रतिमा के आगे सरमस्तक होकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब वो भी अब राजा जैसे राजा नहीं चाह रहे अपने देश में, अब वो भी चाह रहे हैं भाई हमारा देश गणतंत्र बने। वो भी उस प्रतिमा को दिखा रहे हैं कि भाई हमें ऐसा ही देश चाहिए। ये कल्पना है, ये हमारे शौर्यों की कल्पना थी, वो ऐसा देश चाहते थे, उन्होंने इमेजिन किया। और उन्होंने साथ में चित्र में एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई कि स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस चित्र के नज़ारे को देख रहे हैं। मतलब नजरें गड़ाए हुए हैं उस पर। वो क्या हो रहा है भाई, देखो फिगर में देखते हैं, ऐसे पढ़ के नहीं, फिगर में देखते हैं। हाँ फिगर में देखते हैं, हाँ थोड़ा नीचे और देखिए। यहाँ पे वो क्या देख रहे हैं कि जितने भी लोग ज़मीन पे चल रहे हैं, इस प्रतिमा के आगे चल रहे हैं, ईसा मसीह, इतने सारे फरिश्ते हो गए, गॉड विशेस देने वाले जो लोग हैं, जो अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं, वो सारे लोग हो गए। सब क्या कर रहे हैं, इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहे हैं, इस नज़ारे को देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम कर रहे हो बढ़िया है, तुम एक अच्छे समाज की तरफ बढ़ रहे हो, हम तुम्हारी सोच को, हम तुम्हारे वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस पूरे फोटो का एक ही मतलब है कि लोग अब क्या हैं, लोग एक ऐसे राज्य की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे गणतंत्र हो। वो इस फोटो में सबसे जो नीचे दिखलाया गया है वो ये दिखलाया गया है कि भाई वो पुराने चीज़ों को, जो पुराने जितने भी दस्तावेज है उसको फेंक दिए हैं, उसको अब उनको वो चीज़ें नहीं चाहिए। और जो लोग गुजर गए इस लाइन से, जो लोग चले गए भाई अब गणतंत्र की तरफ, वो तो चले ही गए, उनके पीछे भी उस चीज़ को लोग फॉलो कर रहे हैं, वो भी वही चाह रहे हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि अब क्या हो, अब उनको भी गणतंत्र चाहिए। और इन सारी चीज़ों का रिस्पेक्ट कौन कर रहे हैं, उनके भगवान, वो भी उनके साथ है, उनके गॉड वो भी उनके साथ है। इस फोटो में यही दिखलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब ये सब हो जाने के बाद हम आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम 3 चीज़ों को जानेंगे। पहला आपका है राष्ट्रीय, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ। हाँ, पहला है आपका राष्ट्रीय, दूसरा है आपका राज्य, और तीसरा है आपका राष्ट्र राज्य। यहाँ पे देखिए, हाँ क्या है आपका तीसरा, राष्ट्रीय राज्य। इन तीनों को अच्छे से हम समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम जानते हैं कि आपका
राज्य क्या होता है? राज्य को पहले हम जानते हैं कि राज्य क्या होता है। तो राज्य वो जगह होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को भी पता होगा राज्य क्या होता है। जैसे हमारा 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 देश भारत, या हमारे देश का, भारत का एक छोटा सा राज्य क्या है हमारा, मान लो राजस्थान। राजस्थान, हाँ राजस्थान, ये नहीं चल रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक राज्य है। राज्य क्या होता है, राज्य का एक अपना क्या होता है, अपना अपना एक एरिया होता है, अपना क्या होता है, अपना एक जगह होता है। उस जगह पे क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी का या पर्टिकुलर इंसान का क्या होता है, शासन होता है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम राज्य बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम राज्य बोलेंगे। जो जो एक एरिया है, राजस्थान हो गया, या फिर आपका, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, राजस्थान हो गया, या फिर आपका उड़ीसा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उसका क्या है, गोवा हो गया, उसका एक अपना एरिया है। उस एरिया का कोई क्या होगा, उस एरिया पे कोई एक ऐसा आदमी होगा जो शासन करता होगा। पहले के समय तो ऐसा ही होता था ना, कि एक बहुत सारा स्टेट है। अभी क्या है, हम भारत है, अभी हम जानते हैं कि ये भारत है, लेकिन पहले क्या होता था, भारत भारत ही है, लेकिन भारत में अलग अलग राजा रूल करते थे, अलग अलग राजा का शासन होता था, अलग अलग राजा का शासन होता था। और वो अपने राज्य को क्या कहते थे कि भाई यहाँ मेरा शासन है। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान का शासन होता है, उसको हम राज्य कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक रीजन होता है, एक एरिया होता है, एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है कि भाई इतना ही दूर मैं शासन कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं शासन नहीं कर सकता। एक और दूसरा क्या होता है, दूसरा राष्ट्र होता है। राष्ट्र में सिर्फ एरिया नहीं देखा जाता, राष्ट्र में सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि एरिया पे मैं शासन करूँगा, एरिया पे तो मैं शासन करूँगा ही, प्लस अपना एक अलग मेरा कल्चर होगा, अपना एक मेरा अलग कल्चर होगा। एक राष्ट्र का अपना एक हिस्ट्री होता है, एक अपना एक नेशन का क्या होता है, एक नेशन का, राष्ट्र मतलब होता है नेशन। हाँ, तो एक नेशन का क्या होता है, एक अपना एक हिस्ट्री होता है। जैसे भारत को ही देख लो, भारत में क्या होता है, भारत में एक ही जैसी हिस्ट्री है सबको। हम लोग अकबर को एक ही तरह से पूरे भारत में पढ़ते हैं, पूरे भारत में हम अकबर की हिस्ट्री एक ही तरह से पढ़ते हैं। या हमने जो इंडिपेंडेंस लिया, हमने जो आज़ादी ली अंग्रेजों से, उसको हम एक ही तरीके से पढ़ते हैं। हमारा कल्चर एक ही है, हमारा क्या है, लोग का कहीं ना कहीं वैल्यू एक है, नॉर्म एक है, एक ही तरह की चीज़ें मानते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम राष्ट्र बोलेंगे। कि जहाँ पे एक ही तरह की चीज़ों को फॉलो किया जाता हो, उसको हम राष्ट्र बोलेंगे। अब जो हमारा राष्ट्र राज है, देखिए यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पे एक शब्द है राष्ट्र राज। ये जो राष्ट्र राज है, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, हाँ सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य प्लस राष्ट्र जब दोनों को मिला दें तो हमारा राष्ट्र राज बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर रीजन तो होना ही चाहिए भाई, एक पर्टिकुलर एरिया तो होना ही चाहिए, लेकिन उस एरिया का, उस रीजन का अपना एक हिस्ट्री होना चाहिए, अपना एक नॉर्म होना चाहिए, अपना एक रूल होना चाहिए, अपना एक नियम होना चाहिए, और अपना एक ट्रेडिशन होना चाहिए, अपना एक हर चीज़ अपना होना चाहिए जो उस पूरे रीजन पे फॉलो होता हो। और उसका कोई अलग अलग शासक नहीं होना चाहिए। जैसे राज्य में क्या होता है, इस राज्य का शासक अलग है, उस राज्य का शासक अलग है, उस राज्य पे कोई और रूल कर रहा है। इस पूरे पे कोई एक रूल करे, और वो रूल करने वाला कौन हो, वो रूल करने वाली आपकी जनता हो, आपका क्या हो, आपका जनता हो, आपके लोग हो, उसको हम राष्ट्र राज बोलेंगे। ठीक है, तो मे बी आपको राज्य, राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीय तीनों ही समझ में आ गया होगा। राष्ट्र क्या था, आपका राज्य क्या था, राज्य एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ, एक पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे कोई रूल करता हो। राष्ट्र क्या था, राष्ट्र था कि वहाँ पे वो उसका कोई लीडर हो या ना हो, उस राष्ट्र का कोई लीडर हो या ना हो, उस पर कोई शासन करे या ना करे, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ के नॉर्म्स एक जैसे होने चाहिए, वहाँ पे वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, वहाँ के आइडियाज एक जैसी होनी चाहिए, वहाँ की हिस्ट्री एक जैसी होनी चाहिए, वो आपका राष्ट्र हो गया। अब राष्ट्र राज्य क्या होगा, राष्ट्र राज्य वो होगा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपका क्या होगा,
जहाँ पे एरिया तो होगा लेकिन उस एरिया का अपना कल्चर होगा, अपना वैल्यू होगा, और वहाँ पे कोई राजा रूल ना करे, वहाँ पे जनता रूल करे। ठीक है, तो आप तीनों को समझ गए। अब थोड़ा सा आप चैप्टर पे चल लेते हैं कि ये 19वीं सदी 19th सेंचुरी के बीच जो है ना, 19th सेंचुरी के बीच, एक सेकेंड, हाँ, 19th सेंचुरी में यूरोप में राष्ट्र राज और राष्ट्रवाद का अस्तित्व आया। मतलब 19वीं सदी से पहले बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए ना, हम पढ़े, फ्रांस क्रांति में पढ़े, लोग क्या चाहते थे, लोगों के साथ क्या क्या हुआ है ना। तो उस चीज़ ने क्या जन्म दिया यूरोप में, उस चीज़ ने यूरोप में एक अपना नॉर्म्स लाया, एक अपनी हिस्ट्री क्रिएट की, एक अपना नियम बनाया, और राष्ट्रवाद को उदय में लाया कि भाई अब तो गणतंत्रता चाहिए, अब तो स्वतंत्रता चाहिए, अब तो भाई, अब तो हमें आज़ादी चाहिए। ये जो राष्ट्र राज हो गया या फिर ये जो राष्ट्रवाद हो गया, इसकी जन्म ही हमारी फ्रांस से हुई थी। मैंने आपको जब पढ़ाया था, याद कीजिएगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, तब मैंने आपको बताया था ना कि जो गणतंत्र शब्द है वो सबसे पहली बार कहाँ से आया था? सबसे पहली बार आपका वो फ्रांस से ही आया था, वो आपका फ्रांस ने ही जन्म दिया था। तो यूरोप में ये सारे जो राष्ट्रराज है और राष्ट्रवाद है, इस चीज़ ने जन्म ले लिया था, ले चुके थे। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, आगे आपके बुक में क्या है। हाँ, आगे आपकी बुक में है जो फर्स्ट टॉपिक है आपका बुक का, हिस्ट्री का बुक की जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार, कि फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद विचार ने कैसे जन्म लिया, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा रीड करते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस क्रांति के समय हुई थी। ये चीज़ भी मैंने बता दिया कि जो राष्ट्रवाद है या गणतंत्र जैसा जो भारी भारी शब्द है ना हिस्ट्री में, उसकी जो सबसे पहली बार जो उसकी अभिव्यक्ति हुई थी, सबसे पहली बार जब वो अस्तित्व में आया था ना, तो फ्रांस रेवोल्यूशन के समय ही आया था। फ्रांस रेवोल्यूशन के समय ही लोगों के दिमाग में, वहाँ के जनता के दिमाग में ठाउट आया था कि भाई ये हमारा देश राष्ट्रवाद होना चाहिए, हमारे देश में अपनी सरकार होनी चाहिए, हमारे देश का अपना एक गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसा कि आपको याद होगा, आगे पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य बन चुका था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम जान चुके हैं 1789 के समय क्या था, राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। फिर हमने क्या जाना कि 1789 में अभी तक वो गणतंत्र हुआ नहीं है, गणराज्य उसमें आया नहीं है, वो राष्ट्रवाद बना नहीं है, लेकिन हाँ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ चुकी है। फ्रांस रेवोल्यूशन के समय ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ना, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया भाई, कि वो क्या हो गया, एक राजनीतिक और संवैधानिक, मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस आ गया, संविधान आपको पता है, राजनीतिक अपना एक अलग पॉलिटिक्स आ गया। इन सब से वो क्या हो गया, वो मोनार्की से हटकर, राजतंत्र से हटकर भाई सारा अधिकार वहाँ के नागरिकों के हाथ में आ गया। अब जितने भी फैसला लेगी, जो भी फैसला होगा फ्रांस में, वो अब किसके द्वारा होगा, वो अब होगा वहाँ की जनता के द्वारा, वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज़ आपके इस बारे पैराग्राफ में है। एक बार मैं इस पैराग्राफ को फिर से बता देना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत जो बताने में मेरे से मिस्टेक हुआ होगा। इसमें बोला जा रहा है कि राष्ट्रवाद अभी तक फ्रांस में आया नहीं है 1789 से पहले, लेकिन हाँ जब फ्रांस रेवोल्यूशन हो रहा था तो उस समय जो भी भूभाग था, फ्रांस रेवोल्यूशन के समय कौन था राजा, लुइस सोलमा, याद है हमें ना, लुइस सोलमा जो थे हमारे, लुइस सोलमा, उनको किस तरह से राजगद्दी से हटाया गया था। उसको हटाकर, वो जितना भी भूभाग जो राजा के हाथ में था उसको हटाकर अब वहाँ पे अपना एक संविधान बनाया गया, उसमें बदलाव हुआ, वहाँ का जो पहले का जो संविधान था उसमें बदलाव हो गया, और सारा जो अधिकार मोनार्की हटाकर जो भी पावर था वो जनता के हाथ में दे दिया गया, नागरिकों का, सिटीजन के हाथ में दे दिया गया। और क्या हो गया, उसको एक राष्ट्र बना दिया गया, एक नेशन बना दिया। एक सेकेंड,
हाँ, एक नेशन बना दिया गया। और अब वहाँ का जो निर्णय लेता था, वहाँ का जो भी फ्रांस में होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा होगा, वहाँ के सरकार के द्वारा होगा। चलिए यहाँ तक आ गया, लेकिन ये सब से काम नहीं बना, ये सब तो हो गया, लेकिन अभी देखो चैलेंज आना बाकी है, अभी बाकी है। हाँ, तो फ्रांस गणतंत्र तो हो गया, लेकिन आपको याद है हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो सारे लोग एक जैसा नहीं सोचते थे। भारत के लोग, किसी को भाई बांग्लादेश अलग चाहिए था, किसी को क्या भाई पाकिस्तान अलग चाहिए था। सब एक जैसा नहीं सोचते थे। सबको एक यूनिटी में लाना भाई, एक समूह में लाना बड़ा ही टफ था, बहुत मुश्किल था कि लोग एक जैसा सोचे। फ्रांस में भी यही हो रहा था कि क्या हो रहा था कि जो फ्रांस क्रांतिकारी थे, जो फ्रांस को आज़ाद करवाने के लिए या फ्रांस से मोनार्की को हटाने के लिए लड़े था, उनके लिए बड़ा दिक्कत था कि वो लोगों को समूह में कैसे लाए, लोगों की एक जैसी भावना कैसे विकसित करें, मतलब लोगों को ये कैसे एहसास दिलाएं कि जो आपका फ्रांस है वो आपका है, इस पे अब आपको रूल करना है, ना कि किसी राजा को रूल करना है। ये सारी चीज़ें वो कैसे विकसित करें, ये सारी चीज़ें वो भाई लाएं कैसे। तो ये सारी चीज़ें में वो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने दो चीज़ें लाई। एक लाया पितृभूमि, ला पैट्री, और एक लाया नागरिक, ले सैट्यून। ये जो था नागरिक और पितृभूमि, ये क्या था, ये दिखाता था कि जो फ्रांस है वो क्या है, आपके पिता की भूमि है, वो आपकी भूमि है। अब ये कोई राजा की भूमि नहीं है भाई, ये आपकी भूमि है, पितृभूमि है, ला पैट्री, ये आपकी भूमि है, आपकी खुद की भूमि है। और नागरिक यहाँ पे इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हाँ, इसका मतलब नागरिक ले सिथोइन का मतलब था कि यहाँ पे अब आपको रूल करना है, आपकी जगह है, आपको रहना है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हम अपनी धरती को, भारत को क्या बोलते हैं, भारत को बोलते हैं ना मातृभूमि। ये हमारी माता की भूमि है, ये हमारी भूमि है, इस पे हमारा अधिकार है, हम किसी भी राज्य में रह सकते हैं, कहीं की भी ज़मीन खरीद सकते हैं। इसी तरह वहाँ के भूमि को बोला जाता था पितृभूमि। नागरिक ले सिथोइन, इन सारी विचारों ने जन्म लिया, इस पे बल दिया गया, इन सारी चीज़ों पे बल दिया गया। वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे एक तिरंगा लाया गया, यहाँ का एक फ्रांसीसी तिरंगा लाया गया। उस तिरंगे का कलर क्या था भाई, उस तिरंगे का कलर था वाइट, ब्लू और रेड। क्या आपके बुक में है वाइट, ब्लू और रेड? ठीक है, नहीं है तो भी जान लीजिए। उस तिरंगे का जो तिरंगा बनाया गया, उस तिरंगे का जो कलर था वो था वाइट, ब्लू और रेड, 3 कलर में था, इसीलिए तिरंगा बोला गया है। वाइट, ऊपर वाले को वाइट, नीचे वाले को ब्लू, फिर रेड। ठीक है, 3 कलर था। अब जानते हैं जैसे कि किसी भी राज्य का गठन होता है, किसी भी राष्ट्र का गठन होता है, जैसे आपका जब भारत बना तो हमने क्या क्या लाया, हमारे देश में क्या क्या आया, मेन कॉन्स्टिट्यूशंस आया, तिरंगा आया, हमारा राष्ट्र ध्वज आया, लोगों के लिए गाने बने, जो लोग हमारे देश के लिए लड़े उनके लिए क्या बना, उनके लिए गाना बना, उनके लिए गाना गाया गया, उनको याद किया गया, तिरंगा बना, लोग शपथ लिए। सेम चीज़ें यहाँ पे भी हुई, क्या हुई, सेम चीज़ें यहाँ पे भी हुई। इन्हीं से एक्सपायर होके ना बाकी देश लोग गणतंत्र की तरफ चले, क्योंकि पहला देश था फ्रांस जहाँ पे गणतंत्र आया। तो यहाँ पे भी ये आया, क्या क्या आया कि भाई तिरंगा आया, तिरंगा का कलर मैंने आपको बताया। साथ में क्या हुआ, साथ में नेशनल असेंबली बनी जहाँ पे लोग क्या करते थे, स्टेट जनरल का चुनाव, जो स्टेट जनरल का चुनाव जो होता था पहले, अब वो नागरिकों के द्वारा होने लगा। उसमें नागरिक, और इसका नाम उन्होंने बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया। जिसका नाम स्टेट जनरल था उसकी जगह अब उन्होंने नेशनल असेंबली रख दी। और साथ में वो शपथ लिए, शहीदों का गुणगान किए, जिन्होंने जो भी लड़े। देशभक्ति के नाम पर गाने बनाए गए, देशभक्ति के नाम पे गाने बनाए गए, पहुंचाए गए लोगों तक कि लोग आपके लिए क्या कुछ किए हैं, आपके देश को आज़ाद कराने के लिए, गणतंत्र कराने के लिए क्या कुछ किए हैं। गाने से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हो रही है। केंद्र प्रशासनिक
व्यवस्था लागू हुई। भाई अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई रूल करेगा या कहीं पे कुछ नियम होगा, राजा जो बोलेगा वो होगा, नहीं, सबके लिए एक केंद्र, सबके लिए एक नियम है, सब उस नियम में समान है, सबको समान अधिकार बनाया गया, उसकी व्यवस्था की गई, उसका सिस्टम लाया गया। हाँ, भूभाग में सभी सभी नागरिकों को देखें, यहाँ पे भूभाग में सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, सबके लिए सेम व्यवस्था लाई गई। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि पहले क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह, फ्रांस में क्या होता था ना, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेने के लिए, ले जाने के लिए टैक्स लगते थे, टैक्स कर लगते थे। अब उस टैक्स को हटा दिया गया और अब आप पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं बिना टैक्स के। एक समान व्यवस्था लागू की गई, किस चीज़ का, नाप और तौल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। इसका मतलब क्या है कि मेजरमेंट का एक ही सिस्टम आया। हमने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ा था कि नेपोलियन जो थे, हमारे जो नेपोलियन थे, नेपोलियन का नाम याद है? नहीं याद होगा, या याद भी होगा कईयों को। हाँ, तो जो हमारे नेपोलियन थे, उन्होंने नाप तौल की व्यवस्था लाई थी, मेजरमेंट की व्यवस्था लाई थी फ्रांस में। तो यहाँ पे नेपोलियन से पहले भी आ चुका था क्रांतिकारियों के द्वारा, वहाँ के सिस्टम के द्वारा, क्या है, नेशनल असेंबली के द्वारा नाप तौल की एक व्यवस्था लाई गई। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो यहाँ पे अलग मेजरमेंट था, यहाँ पे एक स्टेट में अलग था, फ्रांस के दूसरे स्टेट में अलग तरीके से मेजरमेंट होता था। जो यहाँ पे 900 ग्राम होगा, मान लो जो यहाँ इस जगह पे 900 ग्राम होगा, वो कहीं पे क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। जो कहीं पे 1100 ग्राम होगा, वो कहीं पे भाई 900 ग्राम ही होगा। इस तरह की चीज़ें चल रही थी। अब उन सारी चीज़ों को हटाकर नाप तौल की व्यवस्था भी समान कर दी गई। आयात निर्यात में एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाने में टैक्स भी हटा दिए गए, सभी को समान अधिकार भी मिल गया। और क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन, एक ही व्यवस्था लागू कर दी गई। अब लोग क्या था, लोग उस भूमि को पितृभूमि कह सकते थे, मतलब आप अपनी पिता की भूमि कह सकते थे। इतनी सारी चेंजेस उस समय फ्रांस में हुआ। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे क्या है, एक चीज़, हाँ यहाँ पे थोड़ा मेन है। हाँ, एक चीज़ और बचा हुआ है आपका, ये बचा हुआ है कि जैसे हमारे देश में क्या है, भारत में अलग अलग जगह पे हम अलग अलग भाषा बोलते हैं। साउथ साइड, जैसे इंडिया का तुम जो नीचे साइड ले लो, इंडिया का जो साउथ साइड है तुम्हारा जो इंडिया का, उधर अलग तरह का भाषा बोला जाता है भाई। हमारा जो इंडिया का जो हमारा नॉर्थ साइड, इधर अलग तरह का भाषा बोला जाता है। जो हमारा ईस्ट साइड है, थोड़ा मैप को मैनेज कर लीजिएगा, उधर अलग तरह का भाषा बोला जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का भाषा बोला जाता है। मछली जैसा बन गया ना, हाँ, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का भाषा बोला जाता है। उस समय उन्होंने क्या कर दिया फ्रांस में, कि पूरे फ्रांस में जो पेरिस में जो भाषा बोला जाता है, पेरिस में जो फ्रेंच बोला जाता है, वो पूरे जगह एक ही भाषा बोला जाएगा। पूरे फ्रांस में एक ही भाषा, एक ही तरह का भाषा बोला जाएगा। ये सही भी है। बहुत दिक्कत होता है हमारे ही देश में, एक अलग जगह अलग भाषा, अलग जगह अलग भाषा बोला जाता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम पे इंग्लिश रख दिया गया है। चलो ठीक है, इंटरनेशनल है तो ठीक है, लेकिन भारत में भी बिना इंग्लिश के काम नहीं चलता है। आगे पढ़ना है, अच्छा एजुकेशन लेना है तो इंग्लिश चाहिए ही। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, पूरे पेरिस में, फ्रांस में एक ही भाषा यूज होने लगा। जो पेरिस के फ्रांस में बोली जाती थी, वही भाषा यहाँ पे यूज होने लगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आया है मेन, कि फ्रांस तो हो गया भाई, वो तो गणतंत्र हो गया, उसके पास तो वहाँ पे तो आ गया भाई स्वतंत्रता। लेकिन वहाँ के क्रांतिकारियों का एक मकसद था। वहाँ के क्रांतिकारियों का क्या मकसद था? वहाँ के क्रांतिकारियों का ये मकसद था कि हम तो हो गए, और जितने भी यूरोप में बाकी जो देश हैं, यूरोप में जितने और देश हैं ना, जो जो राज्य है ना, उसको भी हम गणतंत्र करेंगे। उसको भी भाई हम क्या करेंगे, उसको भी हम फ्री करेंगे, मोनार्की से फ्री करेंगे। और वो क्या कर दिए, उन्होंने क्या कर दिया, वो निकल पड़े, फ्रांस से निकल पड़े कि बाकी देश को भी क्या करेंगे, बाकी देश को भी हम क्या करेंगे, स्वतंत्र करवाएंगे। और क्या किया गया, वो जब जाते थे, जब दूसरे देशों पे जाते थे ना, तो वहाँ के आर्मी
उनको नहीं रोकती थी। वहाँ की जब फ्रांस के लोग दूसरे देश में, यूरोप के दूसरे देश में जाते थे तो वहाँ की आर्मी उनको रोकती नहीं थी। क्यों नहीं रोकती थी? क्योंकि उनको वो इंतज़ार कर रही होती थी कि भाई आओ और हमें भी अपनी तरह गणतंत्र करके जाओ, हमें भी अपनी तरह स्वतंत्र करके जाओ। तो ठीक है, ये मोटा मोटा हुआ, थोड़ा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है आपके बुक में। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा किया कि फ्रांस राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यही चीज़ मैंने बताया, उनका ये गोल हो गया, ये उनका एम हो गया कि वो तो हो गए, वो तो राष्ट्र बन चुके हैं, बाकी यूरोप की भी बाकी जगह को का भी वो जो मोनार्की है ना, निरंकुश शासक जो है, उससे उसको मुक्त करवा दे। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है? दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र गठन होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शैक्षणिक माध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। ठीक है, तो जैकोबिन जो क्लब है, ये भी हमने 9th क्लास में बड़ा सुना है। जैकोबिन क्लब जो है ना, ये भी हमने क्या सुना है, 9th क्लास में सुना है कि ये जैकोबिन क्लब क्या है ना। तो जैकोबिन क्लब क्या है? तो जैकोबिन क्लब जो है वो एक पॉलिटिकल क्लब था, एक राजनीतिक क्लब था, जहाँ पे आंदोलन होगा, रेवोल्यूशन होगा या क्या होगा, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन होता था। तो जब ये खबर यूरोप में फैली कि भाई किस तरह से फ्रांस एक गणतंत्र राज्य बना, कितना खचर पचर हो गया। हाँ, फ्रांस एक क्या हुआ, फ्रांस एक गणतंत्र राज्य बना, तो ये खबर सुन के बाकी लोग बड़े खुश हुए। और वो लोग क्या किए, वहाँ के जो लोग थे, शैक्षणिक जो एजुकेटेड लोग थे या जो मिडिल क्लास लोग थे, क्योंकि रिच लोगों को तो नहीं फ़र्क पड़ता ना, रिच लोगों को तो ये चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कौन शासन करेगा कौन नहीं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन दिक्कत किसके लिए आती है? मिडिल क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया। तो वो लोग सब क्या हुए, जैकोबिन क्लब की स्थापना किए, वहाँ पे वो मिले और वो क्या किए, वो भी चाहते थे, यूरोप में जो बाकी देश थे वो भी चाहते थे भाई कि फ्रांस आए और हमें क्या कर दे, हमें गणतंत्र करके चला जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। जैकोबिन क्लब हो गया, उनकी गतिविधि और अभियानों ने उस फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया, उनके लिए स्वागत कर रहे थे, आओ। 1719 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशियों में ले जाने लगी। मतलब क्या हुआ कि फ्रांस के बाद हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली जैसे बड़े बड़े देशों पे गणतंत्र का स्थापना वो लोग किए, वो लोग युद्ध किए, वहाँ पे रहे, वहाँ पे लड़े और वहाँ पे क्या किए, वहाँ पे गणतंत्र लाए। तो आज के क्लास में बस इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको क्लास बताइएगा कमेंट में, और जहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा वो भी बताइएगा, और किस तरह से मैं अपने क्लास को और इम्प्रूव कर सकती हूँ वो भी बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।